हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी सभी। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज से स्टार्ट होने वाली है आपकी क्लास की 11वीं की फिजिक्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिजिक्स की क्लासेस आपका पूरे पूरे साल चलेंगी और आपका अक्टूबर से पहले पहले पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चाहे जेई का बच्चा हो या फिर नीट का हो या फिर वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो, सभी के लिए होने वाली है। और यहाँ पे आपको ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें। और क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो पहला चैप्टर तो जो है वो आपका थ्योरी बेस्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको थ्योरी ही थ्योरी देखने को मिलेगी। इसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलेंगे, थियरी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है। तो चलो आज के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और पहला चैप्टर है दैट इज़ व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है। अब एक चीज़ और बता दूं कि आपको ये सारी चीज़ें एक अलग प्लेलिस्ट बनी होगी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। क्लास 11th फिजिक्स के नाम से आपको बनी होगी प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। सारी सारी वीडियो, आपको कहीं और नहीं जाना है और आपको एक लाइन से सारी सारी वीडियोस दिख रही होंगी। ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20 से 25 मिनट मैक्स। ठीक है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी। आप रेगुलर अगर आधे घंटे फिजिक्स को पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके बाद डेफिनेटली आपका फिजिक्स उस लेवल का होगा जिस लेवल का आप चाहते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स है क्या। तो देखो, अगर सिंपल वन लाइन डेफिनेशन देखा जाए तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है। क्या है फिजिक्स जो है, स्टडी ऑफ नेचर है और उसके लॉज। अब इतना कहने से काम तो चल नहीं जाएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। पहले तो आपका व्हाट इज फिजिक्स होगी। ठीक है। फिजिक्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से जो कि आपके फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, क्या क्या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स के, वो देखेंगे। इसी प्रकार से आपका और किस प्रकार से फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस शायद ही देखने को मिले कहीं पे, तो इस चैप्टर को आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, जस्ट मिनट, मेरी कर्सर क्यों नहीं मिल रही है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, जो कि वन लाइन डेफिनेशन है। इसको आप याद रख सकते हो। याद रखने से अच्छा है आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। अब समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जो भी आप लॉज हैं, ठीक है, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनसे जो भी फिनोमिना हो रहा है और आप उसको डिस्कवर करते जा रहे हो, उसको भी आप फिजिक्स बोल सकते हो। ठीक है। किसी भी नए लॉज को, किसी भी नए फिनोमिनास को डिस्कवर करना जो कि बेसिक लॉज पे डिपेंडेंट हो, उनको ही हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली स्टडी ऑफ फिजिक्स है। ठीक है। अब देखो, ऐसे मानो कि जो आपके एक साइंटिस्ट थे आर पी, अगर मैं सही हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आरपी फेमन करके आपके एक साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया कि सपोज आप मान लो कोई क्या कर रहे हो, आप एक चेस का गेम देख रहे हो। ठीक है। आप देख रहे हो कि कुछ प्लेयर जो है चेस का क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ठीक है। कुछ प्लेयर क्या है, चेस खेल रहे हैं। अब जो प्लेयर चेस खेल रहे हैं तो वो प्लेयर काफ़ी अच्छे से जानते हैं चेस को। ठीक है। बट आप एक नूब आदमी हो, आपको पता नहीं है कि चेस कैसे खेला जाता है। बस आप बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि कैसे खेल रहे हैं, तो आप चाह रहे हो कि हमको किसी प्रकार से रूल पता चल जाए। ठीक है। तो आपने देखा कि वो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये बंदा जो है इस तरफ का है, वो उसने कुछ चला। ठीक है। और इधर का फिर बंदा कुछ चलता है, फिर देखता है कि अगर सामने चल रहा है तो सीधे सीधे अगर इधर हॉर्स इधर चल रहा है, ठीक है, तो इधर चलने पे हॉर्स तो इधर चल रहा है, लेकिन बाकी जो सीधे आपके जो सैनिक हैं वो तो ऐसे सीधे चल रहे हैं। ये क्या है, तो आपने देखा कि अच्छा हॉर्स चलो इधर ही चलता है, ठीक है, ढाई इधर चलता है। आपने एक क्या बनाया, आपने अपने दिमाग में एक लॉ बनाया कि हाँ अगर हॉर्स चलेगा तो इस साइड चलेगा और ये जो सीधा सैनिक है इस साइड चलेगा। ठीक है। ये आपने समझ लिया कि हाँ ये वाली जो बेसिकली आपकी चेस की वो गोटी है वो इस प्रकार से चलेगी। ठीक है।
तो फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर देखा आपने कि जो ऊँट था वो तो ऐसे चल रहा था, ठीक है, डायगोनली जा रहा था। फिर लगा यार ये तो क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो रहा है, अब ऊँट तो ऐसे चल रहा है, तो हमको कितना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से आप उसको ऑब्जर्व करते गए। इसके बाद आपने देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको सीख सकते हैं। फिर एट द एंड आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसको ही आप क्या बोलते हो, जिसी प्रकार से आपका फिजिक्स भी है कि सपोज आप मान लो किसी भी फिनोमेना को आपको नहीं पता है। पहले क्या था, आपको ग्रेविटेशन नहीं पता था, लेकिन जब न्यूटन ने उनका एप्पल गिरा तो उन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया, अपनी उस पर थियोरीज लाए, अपना लॉज दिया, तो वहां से सबको पता चल गया। क्यों? क्योंकि वो स्टडी की उसके बारे में। इसी प्रकार से उन्होंने जस्ट क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, यहां पे ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पे क्या हुआ, ये चीजें समझ गया ये आदमी। ये दोनों क्या थे, प्रो प्लेयर थे, और आप यहाँ पे बैठ के एक नूब प्लेयर थे, ठीक है। आप देख रहे थे अच्छा ये कैसे होता है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके सारी चीजों को समझ लिए। इसी प्रकार से फिजिक्स में भी होता है, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फिर इसके बाद वहां पे क्या बनता है, लॉज बनते हैं, ठीक है, जो कि कुछ कुछ बेसिक लॉज पे पहले से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, और आगे अगर देखा जाए तो एक प्रकार से समझ लो कि ये फिजिक्स जो आपका नेचर है, और नेचर के कुछ जो भी फिनोमिना हो रहे हैं वो एक प्रकार से क्या है कि इसको चेस की मूव की तरह देखा गया है। जो भी फिनोमिना है, जो भी चीज़ें हो रही हैं नेचर में आपके, वो एक प्रकार से जैसे कि एक आदमी जो है आपका चेस में मूव हो रहे हैं, उसको किससे कंपेयर किया गया है, उससे जो भी नेचर में आपके फिनोमिना हो रहे हैं उससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप मान सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि आपके बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, न्यूटन हो गए, आपके आइंस्टीन हो गए, ठीक है, और मैक्सवेल हो गए, बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट आए जो कि अपना अपना बहुत अच्छी अच्छी थियोरीज दी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके वो लॉज बनते गए, और आप उनको ऑब्जर्व करते गए, लॉज बनते गए, और फिर उन पे काम होता गया, ठीक है। तो बस इतनी ही है आपके फिजिक्स। अब आगे चलते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स देखते हैं किस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, किस प्रकार से फिजिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या नेचर के लॉज होते हैं, क्या फिनोमेनाज होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स किस प्रकार से रिलेटेड है। अब देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो फिजिक्स आपकी क्या है, बॉडी है, तो मैथमेटिक्स क्या है आपका, उसके अंदर रहने वाला सोल, या फिर आप बोल सकते हो प्राण है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। आपने जब कभी भी देखा होगा कोई भी बहुत अच्छा जो फिजिसिस्ट है, कहीं ना कहीं वो एक टाइम में मैथमेटिशियन रहा होगा। मतलब कि आपका जो फिजिक्स है वो मैथमेटिक्स के बिना चल ही नहीं सकती है। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे से, फिजिक्स और आपका मैथ क्या है, इंटरलिंक्ड है। खासकर फिजिक्स आपके डिपेंडेंट है मैथ्स पे, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, आपको मैथ्स से ही सारी चीज़ें ओरिजिनेट होके धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें वहाँ से आपके ब्रांचेस देखने को मिली है। अब आपको जो क्लास 12th में काम आने वाली है वो है यहाँ पे कैलकुलस आपको काम में आएगी, ठीक है, जो कि आपके फिजिक्स में काम आएगी बेसिकली। तो देखो सपोज कि आपको मान लो फोर्स F इक्वल टू क्या, Q1 Q2 अपॉन R², इतना सा भी आपको लिखना है, तो कहीं ना कहीं आपने मैथ्स का क्या लिया है, हेल्प लिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और जिस प्रकार से जो है कि आपका बॉडी केवल और केवल बॉडी से नहीं काम चलेगा, आपके अंदर जीव होना चाहिए, उसी प्रकार से सेम यहाँ पे भी फिजिक्स और मैथ में इंटरकनेक्शन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स, जो कि आपके हैं दो प्रिंसिपल्स, दैट इज़ यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये आपका पहला चैप्टर है, और इस पहले चैप्टर में आपको कोई भी सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका एक जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल फोर्सेस, वहाँ से कई बार एक आध क्वेश्चन, बहुत रेयर होता है, नीट में आ सकता है, ठीक है। बाकी आपको ना ही बोर्ड में देखने को मिलेगा, ना ही जेईई में देखने को मिलता है। अब थ्योरेटिकल हो सकता है कभी दे दे, तो इस फर्स्ट चैप्टर से तो आपको डेफिनेटली कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं यूनिफिकेशन की। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन मतलब जोड़ना, ऐसे समझो। यूनिफिकेशन मतलब आप लेमन लैंग्वेज में समझ लो कि यूनिफिकेशन मतलब होता है जोड़ना, और रिडक्शन मतलब आपका तोड़ना, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो जोड़ना, जोड़ना, ठीक है, इसको तोड़ना, ठीक है। ये जोड़ना, ये जोड़ना, ये तोड़ना, ठीक है। अब देखो क्या जोड़ना क्या तोड़ना। देखो मान लो कि आपके पास कोई जो लॉज हैं, ठीक है, उन लॉज को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लॉज लग रहे हैं, तो उनको आपको एक लॉज में कन्वर्ट करना ही क्या कहते हैं, उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि आपके पास हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लॉज है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशन जब तक सपोज कि डिस्कवर नहीं हुआ, तो क्या होता था, अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है कि आप कोई बॉडी नीचे ऊपर से नीचे गिर रही है, उसके लिए अलग लगा रहे हो। स्मॉलर बॉडी है, उसके लिए अलग लॉ लग रहा है। और इसके बाद आपकी बहुत बड़ी बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, उसके लिए अलग आप लगा रहे हो लॉ। तो उस लॉ को यूनिफाई करना ही क्या होता है आपका बेसिकली, उसको हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। बेसिकली उसको कंबाइन करना ही आपका यूनिफिकेशन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है? डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि तोड़ना। अब तोड़ना इन द सेंस कि जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक है आपका, क्या है, थर्मोडायनेमिक है आपका। अब थर्मोडायनेमिक में आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग लॉज को, इसको एक कंबाइन लॉ है थर्मोडायनेमिक का, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। KTG हो गया, ठीक है, और उसमें से आपका बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। इतना आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। बोलो अगर इतने में कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये आपका थर्ड लास्ट है। इसके बाद फिजिक्स टेक्नोलॉजी, इसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हम लोग स्कोप एंड एक्साइटमेंट की बात कर लेते हैं। अब देखो फिजिक्स पढ़ने का डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? इसके बहुत ढेर सारे स्कोप हैं। कौन सा स्कोप है? पहले आपका क्या है, मैक्रो, मैक्रो, माइक्रो, और इसके बाद क्या हो गया आपका, मीज़ो, ठीक है, मीज़ो। अब मैक्रो क्या होता है? मैक्रो क्या होता है? ये है आपका मैक्रो मतलब लार्ज, जो बहुत बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, आपके प्लैनेट हो गए, वो क्या हो गए, आपके मैक्रोस्कोपिक में आते हैं, ठीक है। तो मतलब उनकी स्टडीज़ हो गई, तो उसमें भी हम लोग को फिजिक्स डेफिनेटली हेल्प करती है। माइक्रो की बात कर लेते हैं। माइक्रो क्या हो गया? माइक्रो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो भी स्मॉल चीज़ें होंगी, स्मॉल 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 लाइक आपके एटम्स हो गए, ठीक है, एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मीज़ो क्या हो गया? मीज़ो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मीज़ोस्कोप हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें क्या? अब देखो फिजिक्स जिस प्रकार से, अब ये वाला टॉपिक तो मतलब ऐसे समझो कि ये तो आप जानते ही हो, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखो पहले क्या होता था, बहुत पहले देखा जाए तो धीरे धीरे करके आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। अब चीज़ें धीरे धीरे आपका जो फिजिक्स के हेल्प से ही इनफैक्ट आपका क्या हुआ है, सेमी कंडक्टर इन्वेंट हुआ। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर से आपका क्या आया, आपकी चिप्स आई, ठीक है। चिप्स के बाद क्या आई, आपका जो भी लैपटॉप हो गया, आपकी बेसिकली PC हो गए, और आपका जो भी मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हो वो भी क्या है, एक आपका इस फिजिक्स का ही पार्ट है। इसके द्वारा जो भी टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई है वो आज आप इन हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके सोसाइटी को डेफिनेटली बेनिफिट पहुंचा रही है, और ये है आपका फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं? डेफिनेटली अगर आप अभी नए नए हो तो डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या होता है फंडामेंटल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। क्या होता है?
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। सेकंड क्या होता है आपका? सेकंड आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड क्या होता है आपका? एक तो हो गया ग्रेविटेशन, दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। थर्ड क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और आपका लास्ट क्या हो गया? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, ये आपके हो गए जो कि फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ये 4 फंडामेंटल आपके फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इतना ही आपको फर्स्ट चैप्टर में जानना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना है। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। अगली क्लास से हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे होंगे और वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट करेंगे, व्हाट इज़ यूनिट, डायमेंशन क्या होती हैं, सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको बता सकते हो जो भी सजेशन है मैं आपको सुधार करके बताऊंगा। जो भी चीज़ें हैं ऑडियो वीडियो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना फेस दिखाना चाहिए, जो भी आपको लगता है कि बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय।